मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग सभी को पहले से बताया गया है, किसी भी रीडिंग सेक्शन वीडियो को देखने से पहले क्या करना है, तो 4 से 5 पेज रीडिंग कर लेना है पहले, तब वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद फिर से आप रीडिंग सेक्शन का वीडियो क्या करेंगे, देखेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, जितना दूर तक पढ़ाया हुआ है। ओके, तो आज हम लोग हिस्ट्री का जो प्रिंटिंग के बारे में है, यानी मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो आज हम लोग 6 पॉइंट तक पढ़ चुके थे। आज 7वां पॉइंट पढ़ेंगे, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। मतलब धर्म के आधार पर बहुत सारा मसला ऐसा था जिसको सुधारा जा नहीं सकता था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों को तर्कों के खिलाफ खड़े थे। कुछ लोग ये थे कि जो बहुत सारे समाज सुधारक हैं उनके खिलाफ थे कि ये सब नहीं होना चाहिए। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। मतलब ये सब चीज जो है अब क्या हो रहा था, प्रिंट करके पेपर में या किताब में छप रहे थे और सब व्यक्ति के सामने आ रहा था। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किए, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय किए। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था। मतलब जो नॉर्मल आदमी था वो भी इसमें हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। मान लो सभी व्यक्ति अपना जब मत रखेगा तो उस मत पर विचार प्रकट करने के लिए कहा जाएगा कि सबका विचार आया। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकस्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस छनी हुई थी। मतलब इन सब पर बहुत सारा बहस चल रहा था। तब बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगी। इन सब पर जैसे ही तर्क चलना चालू हुआ, बहुत सारे पुस्तिकाओं में क्या हुआ और अखबारों में इस सब का काट आने लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार, जाम ए जहां नामा शामसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। मतलब इस सब बात पर बहस करने के लिए कुछ अखबार भी स्टार्ट हो गया और कुछ नया अखबार भी स्टार्ट हुआ जिस पर छापा जाने लगा। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। कुछ इन लोगों को डर था कि जो अभी चल रहा है राजवंश का, उससे क्या हो रहा था, मुस्लिम राजवंश कहीं खत्म न हो जाए। इसमें निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1866 में स्थापित देवबंद सेमिनारी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। फतवे मतलब कानून का एक नियम निकाला। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्या थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था। मतलब जो भी जिस धर्म के थे वो लोग चाहते थे कि हमारा धर्म वाले लोग पढ़े और दूसरों के असर को काटना चाहते थे। दूसरे का जो भी असर है उसको काटना चाहते थे। अच्छा, फतवा मतलब हुआ अनिश्चय या असमंजस्य की स्थिति। इस्लामी कानून जानने वाला विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा, मतलब एक प्रकार का कानून है ना, या एक प्रकार का नियम। हिंदुओं के बीच भी छपाई के खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। अब लोग हिंदू के बीच में भी देखा गया छपाई से क्या हो गया, तो पढ़ाई में या स्थानीय भाषा में जो धर्म का बारे में कुछ पढ़ाना है किसी को, तो उस पर बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। पहला मुद्रित मतलब प्रिंटिंग किताब जो है रामचरितमानस द्वारा जो रामायण लिखा गया था, तो
उस किताब को जो संस्करण करके आया। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करण से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे, मतलब ले जाकर कहीं भी इस किताब को आप पढ़ सकते थे। और इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोलकर भी पढ़ा जा सकता था। अगर बोल बोलकर इसको पढ़ा जाएगा तो भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों के अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। मतलब ये क्या किया, तो ऐसा काम किया जिससे लोगों को जोड़ने के लिए, मतलब एक धर्म के लोग प्रचार करने का बात कर सकते हैं। जहां लोग नहीं जा सकते हैं प्रचार करने के लिए, वहां किताब पहुंच गया प्रिंट करके, तो वो वहां प्रचार कर दिया, वहां काम हो गया। तो इस तरह से यह चीज को धर्म से जोड़ने में मदद किया। प्रकाशन के नए रूप, अब 8वां पॉइंट है, छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। अब जब छापाखाना आया तो लेखन के लिए बहुत सारे लोगों के अंदर जगह कि हम लोग लिखेंगे तो वो छपेगा। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्ने में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। मतलब लोगों के अंदर ये बात लाया कि किस प्रकार से किसी के जिंदगी में घटा हुआ घटना को भी लिखा जा सकता है जीवनी उपन्यास के रूप में। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता है। मतलब ये सब चीज पर जो मान लाया, उनको ये बात को आगे बढ़ाने का बहुत सारा बात आया। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकर ले रही थी। मतलब 19वीं सदी के अंत तक में क्या हुआ, बहुत सारा चीज जब बदल रहा था, उस समय एक हम लोगों का संस्कृति का दृश्य भी बदल रहा था, आकार ले रहा था। दूसरा, छापेखानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। मतलब एक किताब अगर छपा है तो उसको बहुत सारा कॉपी किया सकता था। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापेखाने के करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने के लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों में एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। मतलब गरीब लोग या जो काम करते हैं वो अपने घर में भी और घर के साथ साथ ऑफिस में भी सजाते थे कैलेंडर को। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू किया। लोगों के अंदर अब ये सब बात जो है आने लगा कि ये सब चीज कैलेंडर से भी बहुत सारा प्रचार हो रहा है। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। अब जो है कुछ कुछ जगह पे क्या होने लगा था, कार्टून छप रहा था। अच्छा, कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने के पीछे नहीं रहे। तो राष्ट्रवादी लोग भी क्या हुआ, इन सब पर जो है किसी प्रकार का मतलब ये दुष्कर्म न करे या वैसा कर्म न करे जिससे हमारा संस्कृति खत्म हो जाए, उसके लिए ये लोग भी इस पे पीछे पड़ गए। महिलाओं और मुद्रण, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्य वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे
और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। मतलब पहले तो महिलाओं को घर में पढ़ाने लगे, जब अगल बगल स्कूल खुलने लगा तो इस स्कूल में भी भेजा जाने लगा उन लोगों को। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्हें नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया कि महिलाएं भी पढ़ेगी। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जाता है। उनको घर बैठे जो है स्कूली शिक्षा मिलता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे, जितने ही परिवार थे सब उदार के नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है, पढ़ी लिखी कन्याएं क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। और इसी तरह दकियानुसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। मतलब उर्दू का रूमानी अफसाना अगर पढ़ेगा तो क्या होगा, महिलाएं बिगड़ जाएगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानुसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता चला जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी, मतलब उसको लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जवान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखा। अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखा वो, जो कि अपने किचन में रसोई घर में ही छिप छिप कर पढ़ती थी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। जो अपने आत्मकहानी को लिखी थी वह पहला बंगाला भाषा में छपा कहानी था। क्योंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा करती थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आपबीती के प्रति कौतूहल तो था ही। मतलब लोग अब ये समझ रहे थे कि महिलाएं अपने जीवन को जब लिख रहे थे इसका मतलब उनके पास कितना कष्ट है, इस चीज को वो डायरेक्ट दिखा पा रहे हैं। कैलाश बासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती है, कैसे वे घर भर के काम को बोझ उठाती है और जिनकी सेवा वे करती है। मतलब घर भर में सब काम वही करती हैं और सबको अपने माथा में उठाए रहती है। वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं और वही जिनका वो काम करे वही उसको दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। मतलब वो इनके बारे में लिखे जिनका स्थिति बहुत खराब था महिलाओं का। सामाजिक बंधनों में बंधी औरत के लिए पढ़ने की क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई है। मतलब वो बताया कि किस तरह से किताब नहीं पढ़ने से हमारी खुशियां छिपी हुई थी, आज किताब पढ़े तो हमारा वो खुशियां आया। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखन चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियां और धारावाहिक उपन्यास के जरिए मनोरंजन परोसा। मतलब कुछ लोग क्या किए, उपन्यास के द्वारा परोसे, कुछ लोग धारावाहिक लिखकर परोसे, लेकिन पूरा समाज का जो संस्कृति कैसे क्या हो रहा है उसके बारे में बताया। पंजाब में 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। रामचड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपने बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। मतलब औरत आज्ञाकारी रहेगी, अच्छी बीवी कैसे बनेगी, उसके आधार पर के लिए क्या बनाया गया, उस उद्देश्य से बेस्ट सेलिंग कृति था स्त्री धर्म प्रचार, है ना, स्त्री धर्म विचार लिखा। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी यानी खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिका छापी। अच्छी औरत बनने के उद्देश्य को
कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया कि अच्छी औरत कैसे बने, उसके लिए संवाद के रूप में लिखा गया। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण को खरीद सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था। मतलब दिखाया था कि ये जो किताब बिक रहा है इसको अश्लील माना जाता था और सनसनीखेज माना जाता था, वो भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीर उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। मतलब छोटा छोटा किताब अब छप गया तो महिलाएं अपना रख ली अपने पास, जब फुर्सत होता तो उस फुर्सत के समय इसको पढ़ लेती। यही हुआ बटाला का किताब। प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की कोशिश करने लगे, यानी खरीदने लगे की स्थिति में आ गए। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे, जिससे किताबों की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे। ये कदा संपन्न गांव में भी स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाएं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलन की मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से भी बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई। मतलब जाति प्रथा पर खूब ज्यादा चलाया कलम। उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिका और गुटके छापे। मतलब छोटा छोटा किताब जो है गुटके के रूप में छपता था, जिसको लोग कहीं भी ले जाकर पढ़ सकते थे, और इस तरह से समाज का हर बात हर चीज को उस गुटके के रूप में वो लोग पढ़ सकते थे। उसमें कहीं भी चीज का लोकप्रिय हो जाता तुरंत में, क्योंकि हर चीज को सस्ता में मिल रहा है, हर लोगों को ले सकते थे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बे के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिलती थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखे और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 और 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाया। सूती मिल मजदूर लोग क्या किया, अपने आप को शिक्षित करने के लिए क्या बनाया, पुस्तकालय, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूर से मिली थी। वो कहाँ सीखे, बम्बई के जो मिल मजदूर थे उनसे। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन्हें उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंचे, और उनके पास जो है राष्ट्रवाद का भी संदेश पहुंचे, ताकि राष्ट्रवाद जो है उनके अंदर आए। अब प्रिंट का प्रतिबंध, प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया 1798 से पहले, है ना, और जो औपनिवेशिक शासन जो हमारा देश बना, उससे पहले सेंसरशिप या पाबंदी नामक कोई बात नहीं था। मजेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दें। मतलब ये अंग्रेज लोग को लगता था कि अगर यहाँ पे जो निंदा अगर छापा जाएगा तो यहाँ के लोग और यहाँ के यह बात जो है दूसरे जगह तक चला जाएगा, तो सब इनको कोसने तो नहीं लगेंगे, उलाहना नहीं देने लगेंगे, आलोचना नहीं करने लगेंगे। इसलिए कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक
प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और अब कंपनी ने ब्रिटानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। जो अंग्रेज की बात अच्छा करके छापता था उसको खूब प्रोत्साहन मिला। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल प्रिंटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकॉले ने पहले की आजादियों को बहाल करते हुए एक नए कानून बनाए, मतलब वो फिर से उस पर पाबंदी लगा दिया। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की, मतलब देसी जो प्रेस था उसको बंद करने का बोला गया। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार के कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। 1878 में क्या हो गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छापी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबार पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अब सब जितने भी प्रेस में छपे कोई बात पर नजर रखा जाता। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जाता था और छपाई की मशीन छीन ली जा सकती थी और उसको छापने का हक नहीं था। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखा। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों के 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। अपना एक जो कहानी लिखे जिसका नाम था केसरी, उस कहानी में यह बहुत ज्यादा हमदर्दी जताकर बोले इस बात को और नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुआ और इनको भी जो है 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ और यह जो है फिर प्रिंटिंग पर कुछ नियम कानून धीरे धीरे सुधार होने लगा। इस तरह से तुम लोगों का ये लेसन आज ये कंप्लीट हुआ और इस पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर है वो तुमको भेजा जाएगा। साथ ही साथ तुम लोगों को इसमें बीच में बहुत सारा नीला पीला ब्लू में बहुत सारा बात लिखा रहता है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके आधारित जो क्वेश्चन आंसर है उसको खुद कोशिश करना है, जितना हो सके वो लिखेंगे। और अगला लेसन हम लोगों का है उपन्यास, समाज और इतिहास, ठीक है। ये अंतिम लेसन हम लोग का है इस किताब का, इतिहास का। तो आज हम लोग इस किताब को जो पढ़े लेसन उसको फिर से जैसे तरीका बताए करने के लिए उस तरीका से करना है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है। कोरोना काल में कोशिश करना है घर में ज्यादा से ज्यादा देर तक रहें। ओके, बाय।